अस्सलाम वालेकुम। सोनामी सरकार ने जो ब्लंडर्स किए माशी महाज पर और सियासी महाज पर, उसके नताइज तो कुछ सामने आ गए और बाकी आ रहे हैं सामने। लेकिन सफ़ारती महाज पे जो ब्लंडर्स होते हैं उनके नताइज वक्त के साथ साथ ताख़ीर से निकलते हैं, और लेकिन वो होते हैं बड़े भयानक। सोनामी सरकार ने सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलाइशिया और इसी तरह दीगर ममालिक के साथ डीलिंग में जो ब्लंडर्स किए, आज से हम इस नई सीरीज़ का जो आगाज़ कर रहे हैं, तो बारी बारी एक एक मुल्क के साथ ताल्लुकात के ज़िमन में ब्लंडर से हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन आगाज़ हम करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे करीबी दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात के ज़िमन में मौजूदा हुकूमत के ब्लंडर्स से। उन ब्लंडर्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमें माज़ी में जाना होगा। तो माज़ी हमें ये बता रहा है कि सीपेक की बुनियाद बेसिकली जरदारी साहब की हुकूमत में रखी गई थी। बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट तो चीनियों का है और बिल्ट एंड रोड उनका जो इनिशिएटिव है, और उसके तहत वो इसी तरह और भी 6-7 कॉरिडोर दुनिया में बना रहे हैं। लेकिन सीपेक और उसका एक अहम तरीन और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सरदारी साहब ने गवादर की बंदरगाह सिंगापुर से लेके चीन को दी, और उन्हीं के दौर में सीपेक से मुतालिक MOU साइन हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में आके उस सिलसिले को कंटिन्यू रखा, और जो कुछ चीनी मांगते रहे तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उनको देते रहे। और हम जैसे तालिब इल्मों को भी ये एतराज़ रहा कि वो चीन के साथ सही बारगेनिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को चूँकि पता था कि चीन के फेवरेट शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी साहब वग़ैरह हैं, इसलिए उनकी राय बाकी सियासी लीडरों की तरह चीन के बारे में अच्छी नहीं थी। फिर इमरान खान साहब के धरनों की वजह से चीन के सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। और तीसरी गलती ये हुई थी कि उस वक़्त नवाज शरीफ की दुश्मनी में इमरान खान साहब, असद उमर साहब और उनके दीगर साथियों ने सीपेक पे तनकीद भी की थी। चुनांचे इक़्तिदार में आने से पहले चीन और इमरान खान के दरमियान एक तनाव मौजूद था। इक़्तिदार के बाद मिलिट्री लीडरशिप ने उनके चीन के साथ ताल्लुकात बहाल कराए और कुछ गारंटीज़ भी दी। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार में आने के बाद सीपेक के प्रोजेक्ट को इमरान खान साहब की हुकूमत ने बुरी तरह मिसहैंडल किया। पहले रज़ाक दाऊद का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सीपेक के मंसूबों को 1 साल के लिए मुअत्तल करना चाहते हैं। फिर कुछ और वज़रा ने इस तरह के बयानात दिए। उसके बाद फिर नैब को नवाज शरीफ की दुश्मनी की वजह से सीपेक के प्रोजेक्ट के पीछे लगा दिया गया, और ज़ाहिरी बात है कि चीनी इन सारी चीज़ों पे खुश नहीं थे। अगरचे वो खुल के इजहार नहीं करते, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन इस हवाले से हमारे चीनी दोस्त इंतहाई बेचैनी के शिकार रहे। फिर एक मरहला ऐसा आया कि IMF के साथ सीपेक के प्रोजेक्ट की जो तफसीलात थी वो शेयर की गई। चीनी इस हवाले से बहुत हसास हैं, और इसीलिए पिछले दौर में जब हम नवाज शरीफ से मुतालबा करते रहे कि वो तफसीलात मुख्तलिफ मुआहिदों के पार्लियामेंट में ले आएँ, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि चीनी अपने निज़ाम की वजह से इख्फा के उसूलों पे कारफरमा रहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस वक्त चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर किया है, इसीलिए चीन इंडिया को भी तवाना कर रहा है, तबकी दे रहा है चीन के मुकाबले के लिए। और अमेरिका को सीपेक का प्रोजेक्ट बिल्कुल गवारा नहीं है, और वो इसको नाकाम बनाने के लिए, बल्कि बिल्ट एंड रोड के तमाम इनिशिएटिव्स को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका एड़ी चोड़ी का ज़ोर लगा रहा है। इसलिए IMF जैसे इदारे जिनका मुहार अमेरिका के हाथ में हैं, उनके साथ इसकी तफसीलात चीनी कभी भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर IMF के कंट्री डायरेक्टर रिकॉर्ड पे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपेक के मुआहिदों की तफसीलात उनके साथ शेयर की गई हैं। चुनांचे चीनी यहाँ तक आ गए कि इस सेटअप के साथ, जिसमें कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई अमरीकी सिटीज़न है, कोई बरतानवी सिटीज़न है, कोई कैनेडियन सिटीज़न है, तो उनके साथ उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सीपेक अथॉरिटी कायम कर दी गई, और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को उसका सरबराह बना दिया गया, और चीनी दोस्तों से ये कहा गया कि वो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत इस अथॉरिटी के साथ डील करते रहें। यकीनन आसिम सलीम बाजवा ने सीपेक के मुख्तलिफ़ मंसूबों के हवाले से जो तात्तुल था
اس کو دور کیا اور نیب کو بھی یہ احکامات ملے کہ وہ سی پیک کے منصوبوں کو نہ چڑھے، لیکن بدقسمتی سے خود عاصم باجوہ صاحب ایک بڑے تنازع کے شکار ہوئے۔ لیکن سی پیک اتھارٹی اس وقت ایک اور المیے سے بھی دوچار ہے، وہ یہ کہ اس کو آرڈیننس کے تحت قائم کر دیا گیا تھا، لیکن اس آرڈیننس کا مقررہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ضروری یہ تھا کہ اس کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی کی جاتی، لیکن حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات جس قدر کشیدہ کر دیے ہیں، اس کے تناظر میں قانون سازی ممکن نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یوں اس وقت جو سی پیک اتھارٹی قائم ہے اور اس کے تحت جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ان کی آئینی اور قانونی حیثیت تب تک نہیں ہے جب تک پارلیمنٹ سے اس کے لیے قانون سازی نہیں کی جاتی، اور یقیناً یہ سارے معاملات بھی چینی دوستوں کے ذہن میں ہیں۔ چنانچہ اظہار وہ نہیں کرتے، لیکن چینی دوست سر پیٹ رہے ہوں گے کہ یہ کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ تو یہ تو ہیں چین کے ساتھ سونامی سرکار کے معاملات۔ سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات، قطر، افغانستان، روس اور باقی ممالک کے ساتھ ڈیلنگ میں کیا بلنڈرز ہوئیں، زندگی رہی تو ان کی تفصیلات اگلے ویڈیوز میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آغاز میں نے اس لیے اس سے کیا کہ سی پیک پہلے دن سے میری دلچسپی کا ایک خصوصی ٹاپک رہا ہے، اور 2013 میں جبکہ ابھی ایم او یو سائن نہیں ہوا تھا تو میں نے اس کے حوالے سے پڑھنا اور لکھنا شروع کیا تھا، اور الحمدللہ سی پیک سے متعلق میری ایک کتاب بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ دل کے قریب ہونے کے ناطے میں اس کو تسلسل کے ساتھ جو پروگریس ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہوں۔ زیادہ تنقید میں نے نواز شریف کی حکومت میں بھی کی، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے سی پیک کو بھی اسی طرح ہینڈل کیا جس طرح اس نے پشاور BRT کو ہینڈل کیا۔